आज हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो इन जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी के किसी चैप्टर का वेटेज 2 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार एक ही क्वेश्चन आता है और कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस बार केवल एक ही क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। इतना अच्छा क्वेश्चन था कि वो बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, क्योंकि डिजाइन अच्छी थी क्वेश्चन की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ जो सबसे प्लस चीज है कि यहाँ क्वेश्चन हमेशा डिजाइन होकर के आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी, ये 5 ऐसी यूनिट हैं जहाँ के क्वेश्चन डिजाइन होकर के आपको मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन भले ही कम आएगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन आएगा। खासकर कार्डियक साइकिल से भी जब भी सवाल आता है तो कुछ न कुछ डिजाइन होके ही आता है। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जैसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हमेशा चैप्टर के बाद बगैर हेडिंग के कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा रहता है, उसके बाद रियल में हेडिंग स्टार्ट होती है। जो पैराग्राफ ये होता है ये इंट्रोडक्शन का है। तो चैप्टर का नाम डालिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। हेडिंग इंट्रोडक्शन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और कुछ भी लिखेंगे नहीं, केवल देखेंगे। देखें, जैसे अभी कुछ लिखना नहीं, केवल सुनना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है और इस सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने की जो पहली शर्त है वो ये है कि इसको कुछ चीजें रेगुलर मिलती रहें, जिनको हम इसेंशियल सब्सटेंस कहते हैं। यदि चाहते हो कि ये सेल जीवित रहे तो इसको रेगुलर क्या मिलता रहे, तो इसको रेगुलर मिलता रहे न्यूट्रिएंट्स, और इसको रेगुलर क्या मिलती रहे, ऑक्सीजन। एक शर्त और है, यदि चाहते हो कि यह सेल जीवित रहे तो यहां से कंटिन्यूअस रिमूव भी करना पड़ेगा, क्या, हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे जैसे कि वेस्ट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल ये है कि किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग सेल हैं उनके पास कोई ना कोई तरीका होना ही चाहिए कि ये सब चीज़ें कंटिन्यूअस मिलती रहें और ये सब चीज़ें कंटिन्यूअस रिमूव होती रहें। तो इसका हम लोगों ने क्या हल निकाला है, तो हम लोगों ने हल ये निकाला है कि हमारे पास पाई जाती हैं ब्लड वेसल। हमारे पास पाई जाती है ब्लड वेसल। जैसे मान लेते कि ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर पाया जाता है ब्लड, और इसी ब्लड में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। हम लोग इसी ब्लड से एसेंशियल न्यूट्रिएंट ले करके इस सेल को दे देते हैं, और जितने हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो इसी ब्लड में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये हम लोगों ने जुगाड़ निकाला है कि भाई हमको एसेंशियल सब्सटेंस ब्लड से मिल जाएंगे और हार्मफुल सब्सटेंस ब्लड में हम डाल देंगे। तो इन चीज़ों का कहने का मतलब व्यवस्था है कि चीज़ें यहाँ आएंगी और यहाँ से जाएंगी, तो ये सर्कुलेशन हो जाएगा। लेकिन दुनिया के सभी एनिमल के पास ब्लड नहीं पाया जाता है, लेकिन ये समस्या तो सबकी है, तो कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या हल निकाला गया है। हल ये निकाला गया है कि जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट कहो या एनसीईआरटी में जो लिखा वही कह दो, सिंपल एनिमल। जैसे 2 नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं, 2 नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं। एक लिखा है स्पंज
और एक लिखा है सीलेंट्रेट। इन दोनों ने देखो हल क्या निकाला है। इन दोनों ने कहा हमारे पास ब्लड तो है नहीं, लेकिन हमको सर्कुलेशन तो करना ही है। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर का फ्लो कर दिया। तो ये लोग क्या सर्कुलेट करते हैं? ये सर्कुलेट करते हैं वाटर थ्रू बॉडी कैविटी। डायग्राम से समझ में आएगा। इधर देखो, जैसे मान लेते ये स्पंज है, तो स्पंज की स्थिति ऐसी होती, इस टाइप का बना होता है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, नाम क्या? ऑस्टिया। इसी से वाटर आएगा और इसी से वाटर चला जाएगा। तो जब वाटर आएगा तो न्यूट्रिएंट और O2 लाएगा, और जब वाटर चला जाएगा तो CO2 और वेस्ट चले जाए। जैसे मान लेते ये स्पंज है, स्पंज के अंदर वाटर आया और स्पंज के अंदर से निकल गया। तो इन्होंने क्या किया है, सराउंडिंग से वाटर को सर्कुलेट कर लिया है। सराउंडिंग से जो वाटर आएगा उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह आएंगे, और जो वाटर जाएगा उसमें वेस्ट वगैरह चले जाएंगे। इसी तरीके से हाइड्रा की हम बात कर लेते हैं। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में क्या होता है, वाटर आता है और फिर वाटर बाहर जाता है। वाटर आएगा तो चीजें आएंगी, वाटर जाएगा तो चीजें फिर चली जाएंगी। तो जो तरीका इन्होंने निकाला वही तरीका किसने निकाल लिया? सीलेंट्रेटा ने। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, जैसे हम लोग हैं, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल क्या करते हैं? तो कॉम्प्लेक्स एनिमल सर्कुलेट करते हैं स्पेशल फ्लूइड। अब स्पेशल फ्लूइड कौन से हैं? तो दो ही फ्लूइड हैं, या तो कौन सा? ब्लड, और या तो कौन सा? लिम्फ। लेकिन मेन कौन सा है? तो मेन कौन सा है? तो क्वेश्चन पूछेगा मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे? ब्लड। वो अलग बात है कि हम लोग क्या सर्कुलेट कर लेते हैं, ब्लड के साथ लिम्फ भी सर्कुलेट कर लेते हैं। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन इस पैराग्राफ में लिखे हैं। पहला सवाल ये है कि दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उनको कंटिन्यूअस चाहिए क्या? ऑक्सीजन या एसेंशियल सब्सटेंस, और कंटिन्यूअस रिमूव करना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट। अलग अलग एनिमल ने अलग अलग तरीका अपनाया है। क्या तरीका अपनाया है? तो सबने अलग अलग तरीका अपनाया है। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट या सिंपल ऑर्गेनिज्म ने कहा कि हम अपनी बॉडी में क्या सर्कुलेट करेंगे, वाटर सर्कुलेट कर लेंगे। लेकिन हायर में जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों ने कहा वाटर नहीं सर्कुलेट करेंगे, हम स्पेशल फ्लूइड सर्कुलेट करेंगे, जैसे कि ब्लड सर्कुलेट करेंगे, जैसे कि लिम्फ सर्कुलेट करेंगे। लेकिन टारगेट सबका एक ही है, एकमात्र टारगेट है कि चीजें किसको मिलती रहें? सेल को मिलती रहें और सेल से रिमूव होती रहें। लिख लीजिए। ये जो लिख रहे हैं ये फ्लो चार्ट टाइप का आपका नोट्स बन जाएगा। इससे एनसीईआरटी रिवाइज करने में आपको काफी हेल्प रहेगी। हम देखें कुछ लोग सारी सारी लाइनें ही रंग डालते हैं,
तो किताब का पूरा रंग डालोगे तो फिर क्या बचेगा, कुछ फर्क नहीं। तो केवल काम काम की चीजें हाईलाइट करेंगे। लिखा है सभी लिविंग सेल, ऑल लिविंग सेल हैव टू प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट और क्या, O2 या क्या कहोगे, एसेंशियल सब्सटेंस। लेकिन वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होंगे उनको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए कंटिन्यूअसली। किसके लिए, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। इसका मतलब है देयर फॉर एसेंशियल टू हैव, कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, मैकेनिज्म होनी चाहिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब हाईलाइट करो, टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। सेल देने और सेल से लेने की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, मैकेनिज्म होनी चाहिए। अलग अलग एनिमल ने इवाल्व किया है अलग अलग मेथड। जैसे अब यहां से हाईलाइट करेंगे सिंपल ऑर्गेनिज्म, कौन से, स्पंज और कौन से, सिलेंट्रेट। ये क्या सर्कुलेट करेंगे, इसको इतने को जरूर हाईलाइट कर लीजिए, सर्कुलेट वाटर कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग, और कहां से पास हो जाएगा, बॉडी कैविटी। तो क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंस। लेकिन फिर हम कॉम्प्लेक्स में जब जाएंगे तो क्या यूज किया जाएगा, स्पेशल फ्लूइड इन बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। जैसे अब हाईलाइट करें, ब्लड क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो हम लोगों में भी यही है। लेकिन एक और फ्लूइड है जिसका नाम लिम्फ है, वो भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो 4 क्वेश्चन याद रखने हैं ये, कि सेल को कंटिन्यूअस चाहिए, सेल से कंटिन्यूअस रिमूव करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन। दूसरी शर्त ये है कि कौन क्या करेगा, तो कुछ लोग वाटर को सर्कुलेट करेंगे अपनी बॉडी में और कुछ लोग ब्लड को सर्कुलेट करेंगे। तो कौन लोग वाटर सर्कुलेट करेंगे उनके नाम ना भूलिएगा, कौन लोग हैं, स्पंज और सिलेंट्रेट। अब हमको जिस चैप्टर का नाम देखो तो चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हमको पहले पढ़ना है बॉडी फ्लूइड और फिर पढ़ना है सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड में बहुत कुछ पढ़ना है। कितने बॉडी फ्लूइड हमको पढ़ने हैं, तो हमारे पास 2 हैं, एक ब्लड है और एक लिम्फ। तो पूरा ब्लड के बारे में पढ़ना है, पूरा लिम्फ के बारे में पढ़ना है, उसी के साथ हम लोगों को ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ना है और उसी के साथ ब्लड ग्रुप भी पढ़ना है। तो ये तो हो गया बॉडी फ्लूइड। फिर सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम हार्ट पढ़ेंगे, उसमें ब्लड वेसल पढ़ेंगे, उसमें पाथवे वगैरह पढ़ेंगे। तो बड़ा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे बॉडी फ्लूइड, हेडिंग डालेंगे बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड। तो अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात करें तो वैसे तो हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, लेकिन कम से कम 2 याद रखने हैं। एक का नाम ब्लड है और एक का नाम लिम्फ है। तो और भी फ्लूइड, जैसे इधर देखो, जैसे हम लोगों के ब्रेन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, हम लोगों की सेल के बीच बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो और भी बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, कम से कम 2 तो पढ़ ही लेने हैं। पहली हेडिंग डालेंगे ब्लड, पहली हेडिंग ब्लड पढ़ेंगे। देखते भाई क्या है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अभी लिखना नहीं, अभी लिखने का टाइम देंगे, देख लो जरा। एनसीईआरटी लिखा है कि ब्लड एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा है कि फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा, प्लाज्मा उसी को कहते हैं,
और इसके अलावा फार्म्ड एलिमेंट पाए जाएंगे जो वास्तव में क्या हैं, ब्लड की सेल। ये तो एनसीईआरटी लाइन है, लेकिन यही कुछ सवाल छिपे हैं। पहला सवाल ये है कि ये है क्या। ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है, एक स्टैंडर्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्टैंडर्ड की पहले बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कनेक्टिव टिश्यू सेल पाई जाती हैं और सेल के बीच बीच में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, जो कि सेमी सॉलिड टाइप का होता है। एक और खास बात है, यहाँ फाइबर भी तो पाए जाते हैं, कोलेस्टिन फाइबर। तो जो असली कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें तीन चीजें हैं, सेल पाई जाती हैं, फाइबर पाया जाता है, और जो सेल हैं वही क्या रिलीज करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। अब आते हैं ब्लड। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो कुछ तो कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी होगी। जैसे ब्लड में सेल हैं, कनेक्टिव टिश्यू में सेल हैं, ब्लड में मैट्रिक्स है, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स है। बस गड़बड़ी देखो क्या हो गई है, दो चीजें एब्सेंट। क्या ब्लड में फाइबर पाए जाते हैं, तो कहोगे नहीं पाए जाते हैं। अच्छा एक और, क्या ब्लड की सेल ही ब्लड का प्लाज्मा बनाती हैं, तो ब्लड की सेल कभी भी प्लाज्मा नहीं बनाती हैं। इसी चक्कर में ये बताओ कि ये किस मामले में स्पेशल है, तो ये दो मामले में स्पेशल है। पहला सवाल है, ये इस मामले में स्पेशल है कि इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड होता है, इसी नाते इसको कहते क्या हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक मामले में। और दूसरी खास बात यह है कि ये है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब बताओ किस मामले में फॉल्स है, तो दो मामले में फॉल्स है। पहली शर्त यह है कि यहां क्या नहीं है, एब्सेंस ऑफ फाइबर। और किस मामले में, इसका जो प्लाज्मा है वो कौन नहीं बनाता है, ब्लड सेल। तो प्लाज्मा नॉट प्रोड्यूस बाय ब्लड सेल, प्लाज्मा ब्लड सेल से नहीं बनता है ये। और दूसरी शर्त क्या है, फाइबर का एब्सेंट होना। ये यही दोनों चीजें हैं, इसी चक्कर में ये क्या हो गया है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब कुछ और क्वेश्चन है, जरा बताओ ब्लड का कलर कैसा होता है, तो कहोगे ये तो बड़ा आसान सवाल सर ने पूछ लिया है। तो कहोगे ब्लड का कलर होता है रेड, लेकिन रेड भी दुनिया में बहुत सारे रेड होते हैं। कौन सा रेड है, कौन सा रेड है, तो देखो ये कौन सा रेड है, ये वास्तव में ब्रिक रेड है। कौन सा रेड है, ब्रिक रेड है। अच्छा क्यों रेड होता है, तो आंसर क्या देंगे, हीमोग्लोबिन। क्या दुनिया में सभी लोगों का ब्लड रेड होता है, कहोगे नहीं, कुछ लोगों का क्या होता है, ग्रीन ब्लड भी होता है, ग्रीन थोड़ा ब्लू हो, कुछ लोगों का ब्लू ब्लड होता है। क्यों, क्योंकि पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, इसमें पिगमेंट पाया जाता है हीमो असाइनिन। अच्छा कुछ लोगों का कलरलेस होता है, बताओ किनका किनका। अच्छा मक्खी का ब्लड कलरलेस, मच्छर का लाल, और कॉकरोच का, जितने इंसेक्ट हैं सबका ब्लड कलरलेस होता है। तो इंसेक्ट का ब्लड क्या होता है, या कॉकरोच कहो। अच्छा ये बताओ ग्रास हापर का ब्लड जो हरे रंग का होता है, तो वो टिड्डा केवल हरे रंग का होता है, उसका ब्लड हरा नहीं होता है, किस कलर का होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ कलरलेस भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। अच्छा एक और बताओ, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, तो सब रटा हुआ है कितना, 7.4, मतलब हल्का सा क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन है। अब सवाल ये नहीं पूछेगा, पूछता है क्यों है,
बिकॉज स्लाइटली अल्कलाइन क्यों है? तो हम लोगों का ब्लड हल्का सा अल्कलाइन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन के चक्कर में। एक क्वेश्चन और है, हम लोगों के ब्लड का पीएच कांस्टेंट भी होता है, जल्दी चेंज नहीं होता है। बहुत पहले एक बार सवाल आया था कि जब CO2 ट्रांसपोर्ट होता है तो ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है, क्यों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में जाते हैं, अगर किसी सोल्यूशन का पीएच ना बदले तो उस सोल्यूशन को क्या कहते हो? बफर सोल्यूशन। तो हमारा ब्लड भी क्या है? एक प्रकार का सोल्यूशन है, कैसा? बफर। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या रहता है? रिमेन कांस्टेंट। किसके चक्कर में? ड्यू टू ब्लड बफर। और ब्लड बफर बनाने में दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक है NaHCO3 और एक है क्या? H2CO3। ये आया हुआ सवाल है कि ब्लड बफर कौन बनाता है, तो आंसर देंगे क्या? NaHCO3 और H2CO3। देखिए कुछ बातें हम एनसीईआरटी के बाहर की आपको बता रहे हैं, हम उतना ही बाहर का बताएंगे जितना कभी पूछा गया है। ये सब पूछे हुए सवाल हैं कि अल्कलाइन क्यों होता है, पीएच कांस्टेंट क्यों होता है, तो रट लेंगे। ब्लड बफर बनाने में रेशियो दो लोगों का है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट और एक H2CO3, इतना लिखो। शुरू करें। अब हम लोग ब्लड के अंदर देखते हैं। ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबने लिख लिया? अब हमारे साथ ही लिखते रहिएगा, थोड़ा लिखने का टाइम बचे, जहां समझना होगा वहां रोक देंगे। वैसे स्लाइड आपको मिल जाएगी, उससे भी अगर छूट जाएगा तो आप उससे भी लिख लीजिएगा। हमने ऐप पर उसके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और उसकी सारी स्लाइड भी अपलोड कर दी हैं। वो अपलोड पेपर अपलोड नहीं हो पाया था, आज कर देंगे। छूटा तो नहीं किसी का? फिर से बैक करें। देखो ब्लड में बेसिकली दो चीजें हैं, एक तो प्लाज्मा है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट कहो या ब्लड की सेल कहो। ये लगभग कितने परसेंट हैं? 55% ऑफ ब्लड। हमारे साथ ही लिखते चलो। और ये कितना है? 45% ऑफ ब्लड। पता कैसे चला? ये कैसे पता चला? 50-50 ना कर लेते, वो 55 है, थोड़ा ज्यादा है, और ये क्या है? कम है, तो कुछ तो है। तो कैसे पता चला? देखो, एक काम करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसमें ब्लड ले लेते हैं, और ब्लड मान लेते हैं यहां तक ब्लड भर लिया या यहां तक ले लिया ऐसे, और फिर इसको तेजी से घुमा देते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज। तो जब तेजी से घुमाओगे तो जो भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हाल देखो क्या होगा। ये टेस्ट ट्यूब है, हाल ये होगा कि सेल सेल नीचे बैठ जाएंगे, और जो प्लाज्मा है
वो ऊपर रह जाएगा। तब देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम का 55% वॉल्यूम में क्या भरा है, प्लाज्मा, और 45% वॉल्यूम में क्या है, ब्लड की सेल। उसी से पता चला कि 55% क्या है प्लाज्मा और 45% क्या है ब्लड की सेल। केवल ब्लड लीजिए, तेजी से घुमा दीजिए, फिर जो वॉल्यूम होगा उसको देखेंगे तो 55% वॉल्यूम में क्या मिला, प्लाज्मा, और 45 में क्या मिला, सेल। लिखो। अब हमको पहले प्लाज्मा पढ़ना है और फिर ब्लड सेल पढ़नी है। शुरू करें। हेडिंग डालिए ब्लड प्लाज्मा। हेडिंग डालिए ब्लड प्लाज्मा। देखो हमारे साथी लिखते चलेंगे, जहां समझना होगा वहां हम रोक देंगे। जैसे पहला सवाल यह है कि प्लाज्मा कैसा होता है, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है कि एक्स्ट्रा कलर, ये कौन सा कलर होता है, तो एक्स्ट्रा वास्तव में जो गेहूं का फसल कटने के बाद जो भूसा बचता है उसका जो गोल्डन कलर का, लगभग येलोइश कलर का होता है, वही कलर क्या होता है, एक्स्ट्रा कलर्ड होता है। एक्स्ट्रा कलर लिखते चलेंगे, विस्कस फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, और कितने परसेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूट कितने परसेंट, 55% ऑफ ब्लड। अब यह देखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें एक क्वेश्चन है, ये बताओ इसका जो विस्कस नेचर है वो कहां से आ गया, ये विस्कस क्यों होता है, वाटर विस्कस नहीं होता है, ये विस्कस होता है। तो इसमें विस्कोसिटी का जो मेन कारण है वो ब्लड की प्रोटीन होती हैं। तो ये अच्छा सवाल है। प्लाज्मा विस्कस होता है किसके चक्कर में, तो कहोगे प्रोटीन के चक्कर में। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% क्या होता है, वाटर, कोई खास बात नहीं। लगभग 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होती हैं, जिनको ब्लड प्रोटीन भी कहा जाता है। कौन कौन सी होती हैं, तो लगभग 60 टाइप की प्रोटीन होती हैं, 60 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। जो एनसीईआरटी में लिखा वो याद रखेंगे। 3 मेन होती हैं, 3 मेन प्रोटीन। अब बताओ 3 मेन कौन सी होती हैं, तो 3 मेन होती हैं कौन कौन सी, तो एक होती है फाइब्रिनोजेन, लिखते चलेंगे, एक होती है ग्लोब्यूलिन, और एक होती है एल्ब्यूमिन। होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन कम से कम 3 तो याद ही रखोगे। पहला सवाल इसी का है कि फाइब्रिनोजेन क्या है, तो फाइब्रिनोजेन एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। इसका मतलब इसका रोल किस में होगा, तो ब्लड की क्लॉटिंग या ब्लड के कोआगुलेशन। तो काहे के लिए है, फॉर ब्लड
क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। किसके लिए है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्यों? क्योंकि ये है फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। पहला क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? तो यही है, कौन सा? फाइब्रिनोजेन। दूसरा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किसमें इन्वॉल्व है? तो एनसीईआरटी में बड़ा सावधानी से लिखा है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस। एनसीईआरटी वाले फर्जी में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, वो प्राइमरली लिखे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि ग्लोब्यूलिन कई काम करती होगी। तो जब कई काम करती होगी तो मेन काम कौन सा है? तो मेन काम बॉडी डिफेंस है। तो ग्लोब्यूलिन किसमें है? प्राइमरली फॉर किसके लिए? बॉडी डिफेंस। क्यों? तो क्यों देखो यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुक जाओ, लिखो नहीं, इधर देखो। ग्लोब्यूलिन की एक टाइप होती है जिसका नाम है गामा ग्लोब्यूलिन, या इसी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और ये है क्या? ये क्या है? एंटीबॉडी है। तो अगर ये एंटीबॉडी है तो क्या करेगी? बॉडी डिफेंस करेगी। तो ग्लोब्यूलिन प्राइमरली फॉर बॉडी डिफेंस है, ओनली नहीं। अगर लिखते हैं ग्लोब्यूलिन ओनली फॉर बॉडी डिफेंस, गलत हो जाएगा। क्यों? ग्लोब्यूलिन के कई और काम हैं। इसमें से कौन सी ग्लोब्यूलिन? गामा ग्लोब्यूलिन का नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है? एंटीबॉडी। इसी तरीके से जो एल्ब्यूमिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल रट लेंगे, ये स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन है और इसका सीधा रिलेशन इस बात से है कि हमारी बॉडी में वाटर कितना रिटेन होगा, और बॉडी में जो वाटर होता है उससे सोल्यूशन बनेगा, उसका एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा। तो हमारे बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन निर्धारित करने में किसका बड़ा रोल है? एल्ब्यूमिन। रुक जाओ, लिखना बंद करो, इधर देखो। क्वासर कोर का नाम सुने हो? क्वासर कोर, छोटा बच्चा होता है उसको बीमारी हो जाती है जिससे थोड़ा मोटा हो जाता है, उसको क्या हो जाता है? तो उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जिसको प्रोटीन की कमी हो जाएगी उसकी स्किन के नीचे वाटर रिटेन हो जाता है, तभी देखने में वो मोटा हो जाता है, क्योंकि ब्लड से वाटर वहीं रिटेन हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में भर जाएगा। तो हमारे शरीर में क्योंकि उसको में क्या होता है? प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी से उसको सूजन आ जाती है। तो अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसमें वो पानी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे ऑस्मोटिक प्रेशर बदल जाएगा। स्क्रिटरी पढ़े हो? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर सुने हो? ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाने में पानी चाहिए, और पानी रिटेन करने में किसका रोल है? एल्ब्यूमिन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्या मेंटेन करेगा? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक कंडीशन भी कह सकते हो, उसको मेंटेन करने में किस प्रोटीन का रोल है? एल्ब्यूमिन का रोल है। यहां तक लिख लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन तो फाइब्रिनोजेन का हो गया, एक किसका हो गया? ग्लोब्यूलिन का हो गया, एक किसका हो गया? एल्ब्यूमिन का। अब इधर आ जाओ, सबने लिख लिया यहां तक? लिख लो लिख लो।
शुरू करें। सबसे पहली बात तो ये थी कि 90 से 92% क्या था, वाटर था। 6 से 8% क्या था, प्रोटीन। तो सब जोड़ो तो कितना हो गया, तो ये ऑलमोस्ट 100% हो रहा है। अगर आप ऐसे ऐसे जोड़ दोगे तो 100 हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो ये 98% होगा। इसका मतलब कुछ बचा है। तो इसके बाद तीसरी जो चीज है वो है स्मॉल अमाउंट में। तो स्मॉल अमाउंट में देखो क्या क्या पाया जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट में पाए जाएंगे साल्ट। जरा बताओ कौन कौन से। तो वही साल्ट, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, बाइकार्बोनेट होगा, क्लोराइड, ईटीसी लिखा है, ठीक है। बहुत सारे साल्ट होते हैं। और स्मॉल अमाउंट में बताओ क्या होता है। तो स्मॉल अमाउंट में ही पाया जाएगा, स्मॉल अमाउंट में ही पाया जाएगा ग्लूकोज, स्मॉल अमाउंट में ही पाया जाएगा अमीनो एसिड, और स्मॉल अमाउंट में ही क्या पाया जाएगा, लिपिड। बस एक क्वेश्चन इनके बारे में लिखा है कि ये तीनों ट्रांजिट होते हैं, ट्रांजिट इन बॉडी। इसका क्या मतलब होता है। ट्रांजिट का मतलब यहां ये होता है कि चीजें बदलती रहती है, बिल्कुल फिक्स नहीं रहते हैं, कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक। तो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, लिपिड, और ट्रांजिट इन बॉडी। और बताओ क्या होता है। तो प्लाज्मा में पाया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। लिखना बंद करें, देखें। ये बताओ, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में है वो एक्टिव होते कि इनएक्टिव। तो आप तुरंत कहोगे एज इनएक्टिव फैक्टर। तो अगर इनएक्टिव को एक्टिव कर दिया जाए तो अगर एक्टिव कर दोगे तो रिजल्ट क्या होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग। और उसी ब्लड क्लॉटिंग में क्या यूज हो जाएंगे, उसी ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर क्या होंगे, यूज हो जाएंगे। तो जरा इधर देखो, ये मान लेते हैं कि ब्लड वेसल है और यहां चोट लग गई है, यहां से ब्लड फ्लो करने लगा है। तो थोड़ी देर बाद यहां क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। जब ब्लड क्लॉट बन जाता है, कभी अगर कटा होगा तो ब्लड क्लॉट बना होगा, तो थोड़ी देर बाद यहां से, इसी जगह से येलोइस फ्लूइड निकलता है। इस येलोइस फ्लूइड को कहते क्या है। तो इस येलोइस फ्लूइड को कहते हैं सीरम। बस रुक जाओ, सीरम क्या है। तो सीरम प्लाज्मा ही है। क्या है, प्लाज्मा। लेकिन चूंकि क्या बन चुकी है, क्लॉटिंग हो चुकी है, तो उस जगह के फैक्टर यूज भी तो हो गए होंगे। तो ये प्लाज्मा है क्या, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, एक हमारी तरफ से देख लीजिए, ये क्या है। ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर हो उसका नाम एंटी सीरम, और जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना उसका नाम सीरम। ये नाम सुने हो कभी, तो है क्या। सीरम क्लियर है, सीरम क्या है। तो ये बताओ प्लाज्मा में एंटीबॉडी होंगी कि नहीं। एंटीबॉडी होंगी कि नहीं, बस भैया एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में होती ही है। तो जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो जाएंगे तो एंटीबॉडी होंगी कि गायब हो जाएंगे। काहे भैया गायब हो जाएंगे, क्या ब्लड क्लॉटिंग में एंटीबॉडी यूज होती हैं।
एंटीबॉडी तो यूज होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, सीरम का ही नाम एंटी सीरम है, सीरम का ही नाम एंटी सीरम है विद ये है विद एंटीबॉडी। ऐसा सीरम जिसमें क्या पाई जाए, एंटीबॉडी पाई जाए, उसका नाम क्या होता है, एंटी सीरम। स्पेशली कौन सी एंटीबॉडी, स्पेशली कौन सी एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप वाली। और भी एंटीबॉडी बॉडी में बनती, जितनी होंगी सब मिलेंगी। तो सीरम क्या है, प्लाज्मा है, एंटी सीरम भी क्या है, प्लाज्मा ही है। बस फर्क यह है कि ये वो सीरम है जिसमें क्या पाई जाए, एंटीबॉडी। हाँ, तो इसका नाम इस रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा है। सीरम क्या है तो कहोगे प्लाज्मा है, कैसा, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन उसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी है, इसी नाते सीरम का नाम क्या हो गया, एंटी सीरम हो गया। वापस आओ, 90 से 92% क्या था, वाटर, 6 से 8% क्या था, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर के सवाल हो गए। स्मॉल अमाउंट में साल्ट था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड था, ट्रांजिट हो गया। प्लाज्मा में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन कैसा है, इनएक्टिव। अगर एक्टिव हुए तो क्या होगा, क्लॉटिंग, और उसी में क्या यूज हो जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो जाएंगे। इतना लिखने के बाद अगली स्लाइड लिखना है। बढ़ाएं बेटा आगे। तो जब कभी कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग के बाद वहाँ क्लॉटिंग होती है, और जो क्लॉट बनता है उसी के साथ येलो कलर का फ्लूइड निकलता है। उस येलो कलर वाले फ्लूइड का नाम सीरम। वो है क्या, वो प्लाज्मा ही है, बस क्या है, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर है। तो एंटी सीरम क्या है, वो सीरम ही है, बस क्या है, विद एंटीबॉडी। बढ़ाएं आगे, लिख लो इसको, इसको लिख लीजिए। आपके पास जो नोट्स है उससे प्लाज्मा हेडिंग पढ़ डालिए, फिर हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। चाहे कहो फॉर्म्ड एलिमेंट और चाहे कहो ब्लड सेल, कितना होते हैं तो पहले से ही पता है, कितना है, 45% ऑफ ब्लड होती हैं। अब लिखेंगे नहीं, देखेंगे जरा। अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो 3 सेल पाई जाती हैं। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम
इरिथ्रोसाइट WBC का, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का, थ्रोम्बोसाइट। नंबर रटना है आपको, नंबर बता दें किसके कितने हैं। तो इसका लगभग 5 से 5.5 क्या मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? तो 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा और 1 मिलीमीटर ऊंचा क्या बना लीजिए, क्यूब बना लीजिए, और इसके अंदर ब्लड भर लीजिए। उसमें कितनी आरबीसी होंगी? 5 से 5.5 मिलियन। अच्छा, इसकी संख्या तो लगभग 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm, और इसकी संख्या 1.5 लाख। सही है, देखो 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख क्या होती है पर क्यूबिक mm। 2 क्वेश्चन यहीं से निकले, अभी लिखो नहीं, लिख लेना आराम से। बताओ मोस्ट एबंडेंट कौन सी है? तो मोस्ट एबंडेंट है आरबीसी। अच्छा, तो लीस्ट एबंडेंट कौन है? सबसे कम कौन है? तो कहोगे आरबीसी। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया, क्या गड़बड़ है? अच्छा, दोबारा आरबीसी लिख गया है। अच्छा ठीक है, क्या WBC? इसका मतलब जग रहे हो लग रहा है, सो नहीं रहे हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आरबीसी की तुलना WBC की जाए तो जरा ये बताओ WBC और RBC का रेशियो कितना होता है? तो WBC और RBC का अगर रेशियो निकालोगे तो ये लगभग 1:600 होता है। ये तो पूछा जाए सवाल है, तो ये भी तो पूछ सकता है प्लेटलेट और आरबीसी का क्या रेशियो है, तो निकालो कितना रेशियो होगा। तो लगभग ये 1:10 होता है। ये 2 स्पेशल सवाल हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, तीनों का क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा क्या है? आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर WBC। हो सकता घटते बढ़ते क्रम में आपसे पूछ ले, तो सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट और फिर WBC। मोस्ट अबंडेंट आरबीसी, लीस्ट अबंडेंट WBC। और रेशियो WBC से रेशियो निकालेंगे तो 1:600 निकलेगा, और प्लेटलेट से निकालेंगे तो 1:10 के आसपास निकलेगा। लिखिए, चलिए हेडिंग डालिए। इरिथ्रोसाइट, या RBC फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसेल्स। लिखेंगे नहीं, देखेंगे, फिर एक साथ लिख लीजिएगा। पहला सवाल तो ये है कि आरबीसी रेड कलर्ड सेल होती हैं। अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। रेड कलर क्यों होती है? पहले से ही पता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अभी लिखना नहीं, सुन लो। दूसरा सवाल ये भी पहले से ही पता है,
मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल है। क्यों? क्योंकि किसी एडल्ट ह्यूमन में कितनी होती हैं? तो आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 क्या होती है? मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। मोस्ट एबंडेंट तो है, तो टोटल ब्लड सेल का ये कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 99% है ऑफ टोटल ब्लड सेल। जितनी ब्लड सेल पाई जाती है उसका 99% ही क्या है? आरबीसी। केवल 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट निपट जाते हैं। ठीक, अभी लिखो, नहीं लिखने का टाइम देंगे। तीसरा सवाल, अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के अंदर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या करता है? तो वो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज। कौन सी? तो O2 का भी और CO2 का भी। एक अच्छा सवाल आरबीसी में पूछा गया है, आया भी है। ये बताओ आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? लिखो, नहीं लिख लेना, लिखने टाइम देंगे आराम से। जरा आराम से बताएं क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब आरबीसी और पोइसिस का मतलब बनाना। तो आरबीसी बनाने को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कहाँ होती है? तो आरबीसी फॉर्मेशन किसी एडल्ट में कहाँ होती है? एट रेड बोन मैरो। कहाँ होती है? रेड बोन मैरो। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है। एडल्ट की बात कर रहे हैं, अगर इम्ब्रायो में पूछेगा, इम्ब्रायो में कहाँ होती है? तो इम्ब्रायो में होती है लिवर पर। अगर लिवर मिले तो एक बहुत बढ़िया आंसर है, एक बहुत ही बढ़िया आंसर है। हम सब लोग जब इम्ब्रायोनिक स्टेट में थे तो पहली आरबीसी कहाँ बनी थी? तो पहली आरबीसी बनती है यॉर्क सैक में। तो ये स्पेशल सवाल है। फर्स्ट आरबीसी एट कहां? यॉर्क सैक। एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया, जरा देखो पेज नंबर अरे क्वेश्चन तो ढूंढ ले यार, वो बता रहे हैं, मिल जाए हमको पहले कहाँ है। अरे इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट वाला क्वेश्चन, हाँ मिल गया हमको। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 27। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 27। हम क्वेश्चन बोले दे रहे हैं, चलो क्वेश्चन ही बोल देते हैं। कह रहा है इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। तो जब स्टार्ट कहेगा तो सबसे बढ़िया आंसर तो ये है, लेकिन यॉर्क सैक ऑप्शन में नहीं है। तो जो ऑप्शन में नहीं बनाओगे तो है नहीं, फिर बचा क्या? तो आंसर क्या दोगे? लिवर। नहीं तो फिर क्या मिलेगा? तो ये आया हुआ सवाल है, तो आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट इन, बताओ कहाँ आंसर दोगे? तो सबसे बढ़िया आंसर क्या दोगे? लेकिन अगर यॉर्क सैक ना मिले तो क्या लगाओगे? लिवर। लेकिन इरिथ्रोपोइसिस होती कहाँ है? तो होती है कहाँ? रेड बोन मैरो। किसमें? एडल्ट में। तो अलग अलग सवाल हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा इरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस, तो टेक्स प्लेस कहेगा तो क्या कहोगे?
रेड बोन मैरो, लेकिन स्टार्ट करके क्वेश्चन ही बदल दिया। आया हुआ सवाल कब का है, ईयर जरा बताओ कौन सा, कब आया है, 15-16 में आया है, ठीक है, काफी पहले, 10 साल हो ही गए हैं। तो एम्ब्रायो में स्टार्ट होगी, कहाँ स्टार्ट होगी, लिवर, नहीं तो सबसे बढ़िया आंसर क्या बताओगे, यॉर्क, अभी लिखो नहीं, रुक जाओ। इसी तरीके से आरबीसी का ब्रेकडाउन भी तो होगा, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन कहां होता है, तो कहोगे एट स्प्लीन। क्यों, स्प्लीन में कोई मशीन लगी है जो आरबीसी तो है, तो स्प्लीन का हाल देख लो क्या है। इधर देखो, ये मान लेते हैं कि स्टमक है, ठीक, स्टमक पे ही तो स्प्लीन पाई जाती है। जो ब्लड है वो स्प्लीन से गुजरता है, स्प्लीन के अंदर बहुत नैरो पैसेज होते हैं। आरबीसी की खास बात ये होती है कि आरबीसी होती है फ्लेक्सिबल, तो जो नई आरबीसी होगी वो होगी फ्लेक्सिबल, वो किसी पतली जगह से गुजर जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी पुरानी होती जाएगी, आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, यहाँ पतली जगह में जैसे गुजरेंगे आरबीसी टूट जाएगी। तो स्प्लीन के पास केवल एक टेस्ट है कि भैया जो फ्लेक्सिबल आरबीसी है वो अच्छे से आगे निकल जाएगी, और जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो यहीं क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो टूटने के बाद दफनाएंगे कहाँ, तो भाई जहां टूटेंगे वहीं तो दफनाएंगे, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, दफना देंगे। इसी नाते स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या स्प्लीन सिर्फ आरबीसी तोड़ती है, कहोगे नहीं, ये बनाती भी है, स्टोर भी करती है। तो स्प्लीन पे 3 काम हो गए, एक तो ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन सिर्फ ब्रेकडाउन नहीं है, फॉर्मेशन भी है और स्टोरेज भी है। इसी नाते जहां ब्लड स्टोर होता उसको क्या कहते हैं, इसी नाते स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। तो स्प्लीन ग्रेवयार्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक भी है। तो आरबीसी का बनना और आरबीसी का टूटना, इतना लिखो पहले। कहा क्या, आरबीसी के बनने को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, उसकी सेल होती हैं, इसकी बहुत सारी सेल होती है, जैसे इसमें एक रेटिकुलोसाइट होती है, ठीक है, एक स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमको पढ़ना नहीं है। पहले जो सेल बनती है उसका नाम मायोब्लास्ट सेल होता है, ठीक है, उसी से फिर इरिथ्रोब्लास्ट बनेगी, इरिथ्रोब्लास्ट से फिर रेटिकुलोसाइट बनेगी, फिर उसी से इरिथ्रोसाइट बनेगी, वो बहुत सारी स्टेप्स है, हमको उसमें जाना ही नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया जगह क्या है, पहले बनी कहाँ, यॉर्क सैक। जब यॉर्क सैक था तब तो कुछ बने नहीं था, फिर जैसे जैसे आर्गन बनते जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ बनेगी, लिवर में बनेगी, उसके बाद स्प्लीन में भी बनती है, लेकिन मेन जगह कौन सी है, लिवर है। अभी भी तो हम लोगों में थोड़ी बहुत स्प्लीन बनती है, लेकिन आंसर क्या देते हो, बोन मैरो देते हो, तो वो प्लेस चेंज होता रहता है। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये शाम को आपको ऐप पे मिल जाएगा, जो टीटीएस बैच में है तो उसी में आपको वीडियो सेक्शन में दिखाई पड़ेगा। टीटीएस में अभी आपको 5 वीडियो दिख रहे होंगे ब्रीदिंग वाले। अब असली सवाल जानते हो क्या है, मैमल की आरबीसी है, हमको उसके सवाल पढ़ने हैं।
शुरू करें? अच्छा लिख लो। न्यूक्लियस के अलावा कई और चीजें भी एब्सेंट हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट हैं। कौन से सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हैं? तो यहां 3 सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट हैं जो याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, यहां राइबोसोम एब्सेंट है, और यहां गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एब्सेंट है। तो मोटा मोटा सब कुछ एब्सेंट हो गया है। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियस भी नहीं है, सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, तो क्यों नहीं है? ये पूछा गया सवाल है कि ये सब चीजें क्यों नहीं है। तो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, इसका कारण आपको बताना है। तो कारण देखो, होता क्या है कि जब आरबीसी होती है इमेच्योर, तो इसमें सब कुछ होता है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। फिर ये सेल कैसी हो जाती है? इमेच्योर आरबीसी है, ये जल्दी ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मैच्योर आरबीसी में। तो देखो क्या होगा, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? एब्सेंट, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। तो जब इमेच्योर से क्या बनते हैं? मैच्योर बनते हैं, तो बताओ क्या डीजनरेट हो जाता है? क्या डीजनरेट हो जाएगा? तो यही सब डीजनरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। क्यों? तो भाई जगह खाली करोगे, इसी जगह में क्या भरोगे? तो जगह खाली करोगे और इसी जगह में हमको क्या भरना है? हीमोग्लोबिन। ये क्या है? तो ये तो सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर क्या भरा मिलेगा? हीमोग्लोबिन। क्यों भर रहे हो? तो भैया हीमोग्लोबिन भरेंगे तो ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। किसका? स्पेशली O2 का। तो ये सब एब्सेंट हैं। क्यों एब्सेंट हैं? तो कहोगे स्पेस देना है। किसके लिए? स्पेस किसके लिए देना है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन स्पेस काहे देना है? तो आगे क्लियर है, क्या करेंगे? O2 ट्रांसपोर्ट। 2 क्वेश्चन और बता दीजिए। बताओ डीएनए होगा कि नहीं होगा? है? तो देखो न्यूक्लियस भी नहीं है, और अगर मान लो तो चलो न्यूक्लियस हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया होता तो भी मिल जाता। तो ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, तो डीएनए क्या है? एब्सेंट। तो आया हुआ सवाल है, सेल विदाउट डीएनए, सेल विदाउट डीएनए, आंसर बताओ क्या मिला? आरबीसी मिला, क्योंकि न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अच्छा ये बताओ रेस्पायरेशन कौन सा करेंगे? एरोबिक की एनारोबिक? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसी नाते मजबूरी में क्या करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट पहले लिखें। माइटोकॉन्ड्रिया है एब्सेंट, तो क्या करना पड़ेगा? एन एरोबिक रेस्पायरेशन। अच्छा एक और क्वेश्चन बता दो, लिखो नहीं लिख लेना अभी। ये बताओ ये प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता है। अच्छा प्रोकैरियोटिक नहीं है? अच्छा डीएनए है? यूकैरियोटिक सेल में होता है? होता है।
तो जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर सुनिए। मैच्योर आरबीसी प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? एक ऑप्शन था प्रोकैरियोटिक सेल, एक ऑप्शन था यूकैरियोटिक सेल, और एक ऑप्शन था नाइदर प्रोकैरियोटिक नार यूकैरियोटिक। और यही आंसर सही है, ना तो ये प्रोकैरियोटिक है और ना ही क्या है, यूकैरियोटिक। हाँ, चूज करवा ले, अगर मजबूरी में चूज करवा ले तो हम क्या लगाएंगे, तो हम यूकैरियोटिक लगाएंगे। तो फिर से ह्यूमन मैच्योर आरबीसी कैसी है, तो नाइदर प्रोकैरियोट और नॉट क्या, यूकैरियोट। हाँ, अगर चूज करना पड़े तो यूकैरियोट लगाएंगे। अभी लिखो, नहीं लिख लेना, टाइम देंगे। इधर देख लो पहले, किसी भी मैमेलियन आरबीसी की बात करें तो मैमेलियन आरबीसी बाइकॉन्केव होती है, ई न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, गाल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट, डीएनए एब्सेंट, आरएनए एब्सेंट, सब एब्सेंट ही एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि हमको जगह खाली करनी, किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। कब किया गया, तो जब इमेच्योर आरबीसी थी, न्यूक्लियस था, हीमोग्लोबिन नहीं था, और जब ये मैच्योर हो, न्यूक्लियस गायब हो गया, हीमोग्लोबिन आ गया। इसका मतलब म्यूटेशन के दौरान ही क्या कर गए, डीजनरेट हो गए न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल। एक क्वेश्चन, क्यों डीजनरेट किया गया, इसके लिए हीमोग्लोबिन, क्यों, किसके लिए, तो O2 ट्रांसपोर्ट। बताओ डीएनए होगा कि नहीं होगा, डीएनए होगा कि नहीं होगा, तो सेल विदाउट डीएनए अगर पूछेगा तो आंसर क्या देंगे, आरबीसी देंगे। ह्यूमन मैच्योर आरबीसी प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। एक एनसीईआरटी ने और सुधार किया है, बहुत सावधानी से लिखा है, हम बोल रहे हैं, आप सही बताइएगा। ऑल मैमेलियन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, सही है, गलत है, क्या गलती है? एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लिखा है मोस्ट ऑफ मैमल। एनसीईआरटी बहुत सावधानी से लिखी है। मोस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है, देखो, मोस्ट ऑफ मैमल, मोस्ट मैमल आरबीसी कैसी हैं, ई न्यूक्लिएटेड। लेकिन क्या मिल गया, एक्सेप्शन। कौन एक्सेप्शन है, कैमल है मैमल, कैमल है मैमल विद न्यूक्लिएटेड आरबीसी, और डिस्क शेप होती है थोड़ी सी इसकी, क्या होती है, डिस्क शेप होती है। अंदर ज्यादा नहीं जाना, कभी पूछा नहीं गया। एक क्वेश्चन और है, इधर देखो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इसमें से इन सब की आरबीसी कैसी होती है, जबकि इसकी आरबीसी कैसी होती इन जनरल, कहोगे नॉन न्यूक्लिएटेड। ये नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों है, इसको स्पेस चाहिए, क्या भरने के लिए, हीमोग्लोबिन। इन लोग को नहीं चाहिए, सोचने वाली बात है। इनको चाहिए स्पेस, क्या भरने के लिए, हीमोग्लोबिन। तो क्या इनको नहीं चाहिए, या ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहां हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियस गायब तो हीमोग्लोबिन होता है, यहां क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट। अभी लिखो नहीं बेटा, सुन लो, पूछा गया सवाल है, और हीमोग्लोबिन क्या है, प्रेजेंट। तो क्या यहां हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, आया हुआ सवाल है। फ्रॉग की आरबीसी बताओ कैसी होगी, तो फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड तो होगी ही, बस ये बताओ हीमोग्लोबिन होगा कि नहीं होगा, है? तो भैया ऐसी कौन सी आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन ना हो, तो हीमोग्लोबिन भी होगा। तो अब आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि हमारे में
हीमोग्लोबिन के चक्कर में क्या हटा दिया गया? न्यूक्लियस। इनके पास हीमोग्लोबिन भी है फिर भी न्यूक्लियस नहीं हटा, क्यों? तो क्यों समझो, इनके पास बहुत है, इनकी आरबीसी इतनी बड़ी है कि न्यूक्लियस रखने के बाद भी क्या है, हीमोग्लोबिन भर सकते हैं। तो कैसी आरबीसी होती है? लार्जर आरबीसी देन क्या? मैमल। ये भी आया हुआ सवाल है। फ्रैक की आरबीसी क्या होती है? बड़ी होती है हम लोगों से, इसी नाते क्या रख लेता है? न्यूक्लियस भी रख लेता है और हीमोग्लोबिन। हमारी आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है? स्मॉलर होती है, स्मॉल होती है क्योंकि इसका डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोन होता है। तो हमारी आरबीसी छोटी है, तो हमने तय किया है कि भाई देखो हमारे पास जगह कम है तो हम न्यूक्लियस हटा लेंगे, सब हटा लेंगे और क्या भर लेंगे? हीमोग्लोबिन भर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास मतलब भर की जगह है, हम न्यूक्लियस भी रखे रहेंगे और हीमोग्लोबिन भी भर लेंगे। तो इनकी न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन है और हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन। नॉन न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन किसकी है? मैमेलियन आरबीसी। और न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन किसकी है? फ्रैक की आरबीसी या बाकी सारे वर्टिब्रेट की आरबीसी। एक बहुत पहले सवाल आया था, किस एनिमल में सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है? रिचेस्ट ब्लड, ऐसे क्वेश्चन था। रिचेस्ट ब्लड किसका होता है? तो रिचेस्ट ब्लड उसका होगा भैया जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और वो पाई जाती है बर्ड्स की। तो इसका क्या होता है? रिचेस्ट ब्लड होता है। इसी में क्या पाई जाती हैं? मैक्सिमम आरबीसी। वापस पहले ये लिखो फिर वो लिखो। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 दिन। उसके बाद क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, इतनी कम क्यों है? तो लाइफ स्पान रिलेटेड है किससे? लेसिथिन कंटेंट। और किससे? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनेल। लिख लो। हीमोग्लोबिन, एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, उसमें 4 क्वेश्चन है। पहला सवाल यहां तक हो गया सबका? हीमोग्लोबिन क्या है? तो जो लिखा है एनसीईआरटी में वही बताओ। रेड कलर्ड आयरन लिखते चलेंगे, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। यही लिखा है एनसीईआरटी में। रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट इन किसमें? आरबीसी। अब सवाल देखो यहीं पर, अब लिखो नहीं, सुन लो जरा। पहला सवाल है कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का क्यों होता है? तो यहां है पोरफायरिन पिगमेंट।
क्या पाया जाता है? पोरफायरिन। जो आयरन है वो जो पायराल से जुड़ता है तो बनता है पायराल रिंग, और उसी को पोरफायरिन कहते हैं या हीम भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो आयरन पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो आयरन होता है Fe+2, और Fe+2 को कहते क्या है? फेरिक फेरस कहते हैं। तो कौन सा आयरन है? फेरस। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो यहां जो प्रोटीन है उसमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा है। तो प्रोटीन के साथ क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। अच्छा, ये कौन सी प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन है क्वाटरनरी। याद आया? नहीं याद है? देखो, एनसीईआरटी की जो लाइन होती है ना उसमें कुल सवाल ही भरे पड़े हैं। ये तो लाइन एनसीईआरटी की है, हमने दिखा दिया। ये रेड क्यों है? पोरफायरिन के नाते। आयरन कौन सा? Fe+2 एरस। कॉम्प्लेक्स क्यों? प्रोटीन विद नॉन प्रोटीन पार्ट। और प्रोटीन कौन सी है? तो कहोगे क्वाटरनरी प्रोटीन। वापस आ जाओ, अभी लिखो, इधर देखो। हीमोग्लोबिन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक हीम पाया जाता है और एक ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन। ये जो हीम है इसमें दो चीजें हैं, चार क्या पाए जाते हैं? आयरन। और चार ही क्या पाए जाते हैं? पायराल। तो हीम बनने में क्या होते हैं? चार आयरन, चार पायराल, तो उसी को कहते हैं हीम। और ग्लोबिन में क्या है? तो ग्लोबिन में पाई जाती हैं चार पॉलीपेप्टाइड चेन। पहले से ही पता है कौन सी? तो दो होती हैं अल्फा चेन और दो होती हैं बीटा चेन। आराम से बताएंगे। हीमोग्लोबिन में कितने आयरन? चार आयरन। और किस फॉर्म में? Fe+2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। और कितने पायराल? 4 पायराल पाए जाते हैं। तो चारों पायराल मिलकर के रिंग बना लेते हैं, जिसे कहते हैं टेट्रा पायराल रिंग। टेट्रा पायराल रिंग विद आयरन मिल करके क्या बनाता है? पोरफायरिन बनाता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम। और क्या है? ग्लोबिन। हीम में कितने? चार आयरन, चार पायराल, मिला करके क्या बन गया? टेट्रा पायराल रिंग। और क्या पाया जाएगा? चार ही पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाएंगे, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन। कौन सी प्रोटीन है? अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी प्रोटीन। अच्छा, काहे के लिए होती है? फॉर O2 एंड CO2। अभी लिखो, नहीं लिखने का टाइम देंगे। और बताओ, किसी एडल्ट ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो कहोगे 12 से 16 क्या किलोग्राम ग्राम पर 100 ml ब्लड। अभी लिखो नहीं, हमको ये बताओ टोटल हीमोग्लोबिन कितना? तो टोटल ब्लड पहले पता करो। तो टोटल ब्लड हम लोग के पास 5 लीटर है। तो 100 ml में पता है, तो 5 लीटर में नहीं बता पाओगे। तो भैया 100 ml में 12 ग्राम, तो 1000 ml में 120 ग्राम, तो 5000 ml में कितना हो जाएगा? 600 ग्राम। तो या तो 600 या तो, और 16 से निकालोगे तो कितना आएगा? 16 से निकाल लो। तो भाई 1 लीटर में 160 ग्राम होगा, तो 5 लीटर में 800 ग्राम। तो टोटल हीमोग्लोबिन कितना होगा? टोटल एचबी मिलेगा 600 से 800 क्या ग्राम। अब लिखो,
हम लोगों के ब्लड में हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में है? Fe+2, ये आया हुआ सवाल है। और कुल कितने हैं? एक हीमोग्लोबिन में 4 हैं। एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है? 4 ही तो कैरी करता है। 4 ही तो कैरी करता है, तो वो आयरन से रिलेशन है। एक आयरन एक हीमोग्लोबिन, 4 आयरन, सर एक आयरन एक ऑक्सीजन, तो 4 आयरन 4 ऑक्सीजन। बढ़े बेटा। HbA का नाम सुने हैं? आया हुआ सवाल है। HbF, लिख लिया हो तो आगे बढ़े। हेडिंग डालेंगे एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA है, फीटल हीमोग्लोबिन HbF है, सिकल सेल एनीमिया वाला HbS है, और मसल वाला मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन के बारे में एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, कोई बताएगा? चैप्टर हम बता रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में लिखी है। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मायोग्लोबिन के बारे में एक लाइन लिखी है। देखो पढ़ लो जरा, देखो क्या लिखा है। देखो हमको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम तुम्ही लोगों को देना है, लाइनें तुम्ही याद रखोगे। कुछ लोग को तो चैप्टर ही ढूंढने नहीं मिल रहा है, लाइन तो बहुत दूर की बात है। देखो हम बताते हैं कहाँ लिखा है। हाँ, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग लिखा है। ये जो डायग्राम बना है ये वाला, इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, इसमें देखो रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग। भागने लगे बर्तन, ये इंडिकेशन होता है कि सर क्लास छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। क्या लिखा मिला वहां? रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। बहुत अच्छा सवाल है। रेड रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन, और रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन। चलो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जरा इधर आओ, हेडिंग डालो WBC। इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। WBC या ल्यूकोसाइट। देखें, पहला सवाल, WBC या ल्यूकोसाइट कैसी होती हैं? अच्छा, फुल फॉर्म इसका क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। पहला सवाल,
किस कलर की होती हैं? कि व्हाइट? तो व्हाइट मत लगा देना, कैसी होती हैं? कलरलेस। तो पहला सवाल तो यही है। कलरलेस ब्लड सेल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे? WBC। क्यों कलरलेस है? क्योंकि इनको कलर अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज हीमोग्लोबिन क्या है? एब्सेंट। चलो ठीक है। दूसरा सवाल, WBC का नंबर कितना होता है? 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। नंबर में दो सवाल हैं। अगर WBC का नंबर बढ़ जाए, अभी लिखो नहीं बेटा, लिख लेना, सुन लो, WBC का नंबर बढ़ जाए क्या पता चलता है? तो WBC के नंबर इंक्रीज करने से इन्फेक्शन पता चलता है। अब समस्या सुनो, इन्फेक्शन नहीं है और नंबर बढ़ा है। तो अगर इन्फेक्शन नहीं, नंबर बढ़ा है तो ब्लड है। तो ब्लड कैंसर में क्या होता है? ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। क्या होता है? WBC का नंबर इंक्रीज कर जाएगा विदाउट इन्फेक्शन। वापस आ जाइए। अच्छा, शेप कैसा होता है? तो कहोगे इर्रेगुलर, कोई निश्चित शेप नहीं होता है। सबसे जो खास सवाल, अभी लिखो नहीं, लिख लेना, ये होती है न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल। मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट। रुक जाओ, कितनी सेल हम लोगों के पास है? 3, RBC, WBC और प्लेटलेट। किसमें न्यूक्लियस है और किसमें न्यूक्लियस नहीं है? तो RBC में तो नहीं है और प्लेटलेट में नहीं है। प्लेटलेट में भी नहीं होता है। प्लेटलेट तो सेल ही नहीं है, वो तो सेल के टूटे हुए टुकड़े हैं। तो ना वहां न्यूक्लियस ना RBC में, बचा कहां? सिर्फ इसी में न्यूक्लियस है। एक और खास बात सुनो, WBC मोटाइल ब्लड सेल है, ये चल सकती है। इधर देखो, मान लेते हैं ये WBC है, तो WBC में बन जाता है स्यूडोपोडिया। अगर स्यूडोपोडिया होंगी तो अमीबा के तरीके चलेंगे, तो ये चल सकती हैं, क्योंकि यहां पाया जाता है कौन सा मूवमेंट? अमीबॉयड मूवमेंट। और बाई किससे होता है? रुक जाएं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में लिखा है कि ह्यूमन में सेल में 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से? तो पहला यही नाम है, अमीबॉयड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। बाद में जोड़ा गया फ्लैजिलर मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट के एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको वहां ल्यूकोसाइट लिखी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां कौन सा मूवमेंट है? अमीबॉयड मूवमेंट। और किसकी मदद से? स्यूडोपोडिया। एक और खास बात, इधर देखिए, ये मान लेते हैं ब्लड वेसल है और ये मान लेते हैं टिश्यू की सेल है। ठीक है, और यहां कोई इन्फेक्शन हो गया तो जैसे सूचना मिलेगी ब्लड को, WBC निकल के यहां चली जाएंगे और टिश्यू में जाके उस पैथोजन को मारेंगे। तो कौन सी सेल हैं जो ब्लड कैपिलरी को क्रॉस करके टिश्यू में चली जाएंगी? तो आंसर क्या देंगे? ल्यूकोसाइट। तभी तो ये चलती हैं। तो
तो ये क्या करती हैं, WBC क्रॉस कर जाएंगे किसको, कैपिलरी टू रीच कहां, टिश्यू। अच्छा, लाइफ स्पान कितनी होती है, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा है शॉर्ट लाइफ स्पान, ये एनसीईआरटी में लिखा है। शॉर्ट का मतलब क्या है, कितनी शॉर्ट, तो ध्यान से सुनेंगे, इसकी एवरेज लाइफ स्पान 1 हफ्ते की होती है। एवरेज कितनी होती है, 1 वीक। बताओ लाइफ स्पान इसकी कम है कि आरबीसी की, उससे भी कम होगी। इसकी कितनी थी 120 दिन, और इनकी कितनी है 7 दिन, मोटा मोटा 1 हफ्ता है। लाइफ स्पान इतनी कम क्यों है, तो भैया जितना लड़ाई झगड़ा करेगा वो जल्दी मरेगा भी। इनका काम ही क्या है, पैथोजन से फाइट करना, इन्फेक्शन से को बचाना। तो लड़ाई झगड़ा बचेंगे तो शहीद जल्दी हो जाएंगे, उनको लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है। इनकी लाइफ स्पान क्या है, 60 है। इतना लिखो। तो 2 स्पेशल सवाल मिल गए। किस किस में न्यूक्लियस नहीं है, WBC की टोटल संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm, और इसी को कहा जाता है TLC। ये क्या है, ये है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। खत्म। जितनी WBC होती हैं वो 2 कैटेगरी की, एक का नाम और एक का नाम। टोटल का 70% ग्रेन्युलोसाइट और टोटल का 30% ए ग्रेन्युलोसाइट। बस यहीं पर 2 सवाल हैं, किसको ग्रेन्युलोसाइट कहोगे और किसको ए ग्रेन्युलोसाइट कहोगे, तो यहां से दिखाई पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये कोई WBC है, हमने 2 बना लिए हैं, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बना लिया है। यहां क्या भरा होगा, यहां तो साइटोप्लाज्म होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, न्यूक्लियस। अब रुकेंगे, अभी लिखना नहीं है। इधर देखिए, कुछ ऐसी WBC होती हैं जिसके साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं क्या, जिसके साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं ग्रेन्यूल। तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होगा उसका साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, उसके साइटोप्लाज्म को कहोगे ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। तो ये कैसा साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। इसी को कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट। और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल क्या हो, एब्सेंट हो, उसी को कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। तो अंतर तो यही हो गया, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल हो ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें ना हो वो ए ग्रेन्युलोसाइट। एक क्वेश्चन, ये जो ग्रेन्यूल हैं ये क्या हैं, ये हैं मॉडिफाइड लाइसोसोम। कहाँ गालजी बॉडी पढ़ ली हो, ये लाइसोसोम हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर भरा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ग्रेन्यूल्स क्या है, मॉडिफाइड लाइसोसोम है, अंदर भरा क्या है, तो कहोगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें ग्रेन्यूल ही नहीं तो बात ही खत्म करो। तो वापस आते हैं, ऐसी जिसमें ग्रेन्यूल पाया जाए वो ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें ना पाया जाए वो ए ग्रेन्युलोसाइट।
जो ग्रेन्युलोसाइट होंगे उसमें साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होगा, नहीं होगा उसमें नहीं होगा। तो ग्रेन्युलर होंगे वो क्या है, मॉडिफाइड लाइसोसोम है। मॉडिफाइड लाइसोसोम में क्या भरा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वापस आ जाओ, जिनके जिनके पास ग्रेन्यूल था वो खुद 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो एक का नाम है बेसोफिल, एक का नाम है इयोसिनोफिल, एक का नाम है न्यूट्रोफिल। और जिनके पास नहीं है वो खुद 2 प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। हमको सिर्फ ये बताओ कि ये नाम कहां से आ गए। अब ध्यान से सुनिएगा, बेसोफिल का मतलब क्या है। बेसो का मतलब होता है बेस या बेसिक, और फिल का मतलब होता है लविंग, चाहत। अब देखो क्या चाहत है यहां, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस, और ये उसके हैं ग्रेन्यूल। क्या है, ग्रेन्यूल। अब ध्यान से सुनेंगे, ग्रेन्यूल जो होते हैं वो स्टेन किए जाते हैं बाई डाई। अब जो डाई होती है वो कौन सी, तो दुनिया में 3 डाई हैं, एसिडिक डाई, बेसिक डाई और न्यूट्रल डाई। जिसके ग्रेन्यूल के ऊपर एसिडिक डाई का रंग चढ़ जाए, इसका मतलब एसिड उनकी चाहत है, तो उसका नाम क्या रखोगे, एसिडोफिल। और जिसके ऊपर बेसिक रंग चढ़ जाए उसका नाम बेसोफिल, और जिस पर न्यूट्रल का रंग चढ़ जाए उसका नाम न्यूट्रोफिल। तो ये ग्रेन्यूल जो डाई होती हैं वो 3 होती हैं। एक कौन सी होती है, एसिडिक, एक कौन सी होती है, बेसिक, और एक कौन सी होती है, न्यूट्रल। अगर एसिडिक डाई का रंग चढ़ जाए तो नाम एसिडोफिल। उस एसिडिक डाई का नाम है इयोसिन। क्या नाम है, इयोसिन। तो जिसके ऊपर इयोसिन चढ़ जाए उसका नाम क्या रखोगे, इयोसिनोफिल। और जिसके ऊपर बेसिक डाई चढ़ जाए और जिसके ऊपर न्यूट्रल चढ़ जाए उसका नाम न्यूट्रोफिल। तो एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल कहां से आए, ये ब्रह्मा जी ने नहीं दिए हैं। अगर एसिडिक डाई का रंग चढ़े या इयोसिन का रंग चढ़े तो इयोसिनोफिल, बेसिक का चढ़ जाए बेसोफिल, और न्यूट्रल का तो न्यूट्रोफिल। अभी लिखो नहीं, सुन लो केवल, इधर आ जाओ। तो बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल क्लियर। इधर फिल काहे नहीं लिखा है, क्योंकि वहां ग्रेन्यूल है नहीं, वहां रंग चढ़ना नहीं है। तो यहां फिर काम के हिसाब से दिखाई पड़ गया है। जो लिम्फोसाइट लिम्फॉइड आर्गन पे बने उसका नाम लिम्फोसाइट, और ये बड़ी बड़ी होती हैं, कीली दिखाई पड़ती हैं, इस नाते नाम क्या हो गया, मोनोसाइट हो गया। वापस आ जाओ, कितने कितने परसेंटेज हैं, तो भाई 0.5 से 1% ये है, 2 से 3 ये है, 60 से 65 ये है, 20 से 25 ये है, 6 से 8 ये है। तो परसेंटेज से 2 सवाल बता दो, इनका सही क्रम क्या है बढ़ता हुआ। तो सबसे कम कौन है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और उससे सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो 2 क्वेश्चन तो यही हैं, आर्डर बताओ जरा। तो सबसे, अरे चलो इंक्रीजिंग बताओ, सबसे कम बेसोफिल, फिर इयोसिनोफिल, फिर लिम्फोसाइट, और फिर बताओ लीस्ट एबंडेंट, सबसे कम कौन सी है, बेसोफिल। और मोस्ट एबंडेंट कौन सी है, न्यूट्रोफिल। वापस चलते हैं, इधर आओ। अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 8 है, इसका 10 है, इसका 12 है, और इसका 16 है, इसका 20। वास्तव में ये रेंज होती है, हमने रेंज नहीं लिखी है, हमने एक वैल्यू लिखी है, याद करना आसान रहे। और ऐसे याद रखोगे, 8 में 2 जोड़ो 10, 2 जोड़ो 12, फिर 4 16 और 4 20। तो याद रखना थोड़ा आसान है। तो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी बेसोफिल और सबसे बड़ी मोनोसाइट। तो फिर 2 सवाल याद रखने हैं। स्मॉलेस्ट
WBC बेसोफिल और लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट। रुक जाओ, क्वेश्चन बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी ब्लड सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल प्लेटलेट है। सबसे छोटी कौन है, प्लेटलेट। सबसे बड़ी यही क्या, मोनोसाइट। तो अगर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल पूछ लेगा तो क्या बताओगे, प्लेटलेट। आखिरी सवाल, इधर देखो, सब में न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लिएटेड होती ही है। यहाँ कैसा है, एस शेप। यहाँ कैसा है, बाई लोब्ड। यहाँ मल्टी लोब्ड। यहाँ राउंडेड है। और यहाँ किडनी शेप या हार्स शू शेप। एनसीईआरटी में दिया नहीं था शेप, बस डायग्राम बना था। अभी 2023 में सवाल आया है, लिखा था बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस। सही है, ये क्या है, गलत है, लिख लिया ही है। जो बढ़ाया है वो बढ़ा लीजिए। ऐसी WBC जिसके साइटोप्लाज्म में क्या मिल जाए, ग्रेन्यूल मिल जाए, उसका नाम। और जिसमें ना मिले और जिसमें मिलेगा वो है क्या, मॉडिफाइड लाइसोसोम। हो गया होगा बहुत सारे। अच्छा, इनके ऊपर रंग कौन सा चढ़ाओगे, तो 3 प्रकार के रंग आपके पास हैं। एक एसिडिक रंग, एक बेसिक रंग और एक न्यूट्रल। एसिडिक वाले का चढ़ जाए एसिडोफिल। इसी नाते इयोसिनोफिल का दूसरा नाम एसिडोफिल है। और जिस पे बेसिक चढ़ जाए और जिस पे न्यूट्रल, आज का लेक्चर और आज के लेक्चर का PDF दोनों आपको ऐप पर मिले। ठीक, अगर कुछ छूट जाए तो उससे लिख लीजिएगा। लेक्चर डाउनलोड करके क्या करोगे, ऐप है तो उसी में रहेगा। डाउनलोड करना है क्या, डाउनलोड करना हो तो हम व्हाट्सएप पे भेजेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। लिख लीजिए, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, जितना पढ़े हैं उसको हाईलाइट। अच्छा, एक और है, बढ़ाएं। ये सब तो निकाल लिए हैं सवाल वहां से, ये रटने वाले हैं। नंबर का ऑर्डर है बेटा, नंबर का है ना, नंबर का ही तो ऑर्डर है। सबसे कम और सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। बाकी सही क्रम देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में परसेंटेज लिखा है लेकिन थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है। सेल के टूटे हुए टुकड़े प्लेटलेट, न्यूक्लियस होगा। तो जब भैया सेल ही टूट गई तो न्यूक्लियस कहाँ बचा होगा, तो न्यूक्लियस किस में है, वाह भाई वाह।
किसमें है? केवल WBC में है, ना तो RBC में है ना प्लेटलेट में है। सबसे छोटी ब्लड सेल प्लेटलेट, और सबसे बड़ी यही है मोनोसाइट। लिख लीजिए, NCERT बोल लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, 5 मिनट में हाईलाइट हो जाएगा। अगले लेक्चर पर हम लोग प्लेटलेट, WBC का भी थोड़ा सा रह गया है, तो थोड़ा सा WBC पढ़ेंगे, प्लेटलेट पढ़ेंगे, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के सारे कॉन्सेप्ट आप कर देंगे, उसके जितने क्वेश्चन बनते हैं सब हो जाएंगे। खोले NCERT। चलो, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट क्या हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट हैं। कितने परसेंट? 45% ऑफ ब्लड। एरिथ्रोसाइट कहो चाहे रेड ब्लड सेल या कार्प सेल कहो, ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट। कितने परसेंट है? 99% ऑफ टोटल है। एक हेल्दी एडल्ट में कितनी है? तो 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। RBC बनेंगी कहाँ? रेड बोन मैरो, लेकिन किसमें? में एडल्ट में। अगर स्टार्ट पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा। RBC में क्या नहीं है? न्यूक्लियस। किसमें? आल मैमल, मोस्ट ऑफ मैमल। कैसी होती हैं? बाइकॉन्केव। कैसे? इसमें क्या पाया जाता है? रेड कलर। क्या? आयरन कंटेनिंग। क्या? कॉम्प्लेक्स। NCERT में सब चुन चुन के शब्द लिखे हैं। रेड कलर्ड है, आयरन कंटेनिंग है, कॉम्प्लेक्स। नाम क्या? इसी नाते RBC का कलर और RBC का नेम पड़ा। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितने ग्राम? इन एवरी 100 ml ब्लड। तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में 120 से 160 ग्राम। तो 5 लीटर में 600 से 800 ग्राम। मॉलिक्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। O2 में कि CO2 में? दोनों में। RBC की एवरेज लाइफ स्पान कितनी है? उसके बाद कहाँ टूटेगी? स्प्लीन। और स्प्लीन को कहते क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ल्यूकोसाइट नोन एज व्हाइट ब्लड सेल कैसे हैं? नाम क्या है? व्हाइट। हैं कैसी? क्यों? ये कैसी होती हैं? न्यूक्लिएटेड। इनकी हमेशा कम। कितनी? ल्यूकोसाइट जनरली क्या होती हैं? 2 क्या हैं मेन कैटेगरी? एक और एक का नाम न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। किस टाइप में आएंगे? जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किस टाइप? बस तक आया। एक लाइन ये और है, मोस्ट अबंडेंट कौन है? न्यूट्रोफिल। बाकी सादे काम और सब एक साथ देते चले गए। और लीस्ट अबंडेंट कौन है? बेसोफिल। अगले लेक्चर पर यहां से पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, और इसके बाद प्लेटलेट पढ़ेंगे, फिर ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है। शाम को टेस्ट पेपर भी आपको ऐप ही पर मिलेगा। ठीक है। शाम को उसी पे लेक्चर मिलेगा, उसी पे टेस्ट मिलेगा, उसी पे PDF मिल जाएगा। ठीक है। बस आज इतना ही है।